हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जियोमेट्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस सेशन में हम अगस्त 2025 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रैपिड रिवीजन क्लास है आज की आपकी, क्योंकि डेली करंट अफेयर में सारे करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो यहाँ पर हम फटाफट वन लाइनर में सभी करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अगस्त मंथ के हैं जो कि आने वाली एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं, तो एंड तक सेशन में बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। 71th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को दिया गया? तो आपको पता है 2025 में 71th नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को। 2025 में अवार्ड दिए गए, लेकिन 2023 में जो मूवीज रिलीज की गई थी उनके आधार पर दिए गए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी रही। इनकी मूवी 2023 में आई थी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल को। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया फ्लावरिंग मैन। बेस्ट पॉपुलर फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट डायरेक्टर डेब्यूड आशीष बेंडे को दिया गया इनकी मराठी मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो सुदीप्तो सेन को दिया गया द केरला स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो लोगों को दिया गया, शाहरुख खान जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस हमको पता चल गई रानी मुखर्जी। और बेस्ट फिल्म इन हिंदी की बात करें तो ये कटहल नाम की मूवी को दिया गया। तो ये अदर अवार्ड है 71th नेशनल फिल्म अवार्ड 2025। डोरजिलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन दो देशों के बीच में बनाया जा रहा है? डोरजिलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है भूटान और इंडिया के मध्य में। वैसे अगर इसकी लोकेशन देखें तो ये भूटान में है। इंडिया ने इसके लिए इन्वेस्ट किया है, इसे बनाने के लिए। भूटान को इसका फायदा मिलेगा और साथ ही साथ इंडिया के मध्य में भी ये लाभान्वित है क्योंकि पैसा इंडिया लगा रहा है। लोकेशन भूटान है। भूटान की कुरिच्चू रिवर पर यह डोरजिलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसकी टोटल कैपेसिटी होगी 1125 मेगावाट। 2027 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा माल्टा में। आपको पता है 4 साल में एक बार होते हैं। 2027 में ये माल्टा में होगा। 2023 में लास्ट टाइम इसका आयोजन किया गया था त्रिनिदाद और टोबैको नाम के देश में, जो कि एक कैरेबियन कंट्री है। अब अनाउंस किया गया है कि 2027 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है वो माल्टा में आयोजित किया जाने वाला है। इंडिया मेंस फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की बात की जा रही है। इसके नए मुख्य कोच अपॉइंट किए गए खालिद जमील। ऑलमोस्ट 12 साल के बाद कोई इंडियन कोच मिला है इंडियन मेंस फुटबॉल टीम को, और यह है खालिद जमील। हाल ही में भारतीय नौसेना को आईएनएस हिमगिरी किस प्रोजेक्ट के तहत दी गई है? इंडियन नेवी को आईएनएस हिमगिरी दी गई है प्रोजेक्ट 17A के तहत। आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस उदयगिरी दो युद्धपोत दिए गए हैं। स्टिल्थ फ्रिगेट्स हैं जो कि रडार से छुपने में सक्षम है। छोटे युद्धपोत हो सकते हैं, ये इनको बोल सकते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे 7 बनाए जा रहे हैं। तो आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी इंडियन नेवी को हाल ही में दिए गए। चर्चा में रहा डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? तो डेब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा भारत के ओडिशा राज्य में। पहला चेस ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के बहुत ही फेमस चेस प्लेयर हैं। इन्होंने पहला चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसकी पदक तालिका में इंडिया रहा है तीसरे स्थान पर। पहली चीज आती है कि 2025 में अगस्त में इसका आयोजन कहां हुआ? तो आयोजन किया गया ग्रीस के एथेंस में। 31वां एडिशन था अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का। मेडल टेली में पहले स्थान पर यूएसए रहा 17 मेडल के साथ। सेकंड पर रहा उज्बेकिस्तान 9 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा इंडिया 9 मेडल के साथ। तो तीसरा प्लेस मिला है इंडिया को अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया। क्राश्निको वोल्केनो जिसमें 600 साल के बाद विस्फोट हुआ है किस देश में स्थित है? क्राश्निको वोल्केनो ये देखने को मिलेगा रशिया में।
रशिया में एक पेनिसुला है, कमचटका पेनिसुला। इसके पास अभी 6.7 और 8.8 तीव्रता के भूकंप आए थे, जिसके बाद क्राश्निको वोल्केनो में विस्फोट देखने को मिला। तो रशिया के पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप पर इसकी लोकेशन है। प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। ये बिम्स्टेक का पहला पारंपरिक संगीत महोत्सव है, तो याद रखना चाहिए आपको, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? मेक इन इंडिया के तहत इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया गुजरात के कांडला पोर्ट पर, गुजरात में। हाल ही में चर्चित अष्टमुडी वेटलैंड लेक किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी वेटलैंड लेक की बात करें तो ये केरला में देखने को मिलती है। केरला ने इसके रिवाइव के लिए कमेटी का गठन किया है ताकि इसको पुनर्जीवित किया जा सके, इसका संरक्षण किया जा सके। तो अष्टमुडी वेटलैंड अभी सुर्खियों में थी, केरला में देखने को मिलती है। बहुत ही फेमस झील है केरला की। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के पहले एडिशन में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी पहली बार ही इसका आयोजन किया गया इंडिया और इंग्लैंड के मध्य में। इंडियन टीम गई थी इंग्लैंड खेलने, और यहां पर ये जो सीरीज है 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, 2-2 से ये ड्रॉ हो गई। 2 मैच इंडिया ने जीते, 2 इंग्लैंड ने जीते। सबसे ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने। शुभमन गिल ने 754 रन बनाए, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं मोहम्मद सिराज ने 23, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया हैरी ब्रॉक इंग्लैंड के और शुभमन गिल इंडिया के। ठीक है। शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? शिबू सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता हैं, ये भी झारखंड के सीएम के रूप में काम कर चुके हैं। झारखंड के तीसरे सीएम के रूप में इन्होंने काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा JAM, इस पार्टी के ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो शिबू सोरेन का निधन हो गया अगस्त 2025 में, झारखंड के पूर्व सीएम। जापान के हिरोशिमा सिटी पर एटम हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा में जो एटम बम गिराया गया था, जो न्यूक्लियर बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था? तो 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी। जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक किए थे अमेरिका ने। तो जो हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय 6 अगस्त को, और जो नागासाकी पर गिराया गया उसका नाम था फैटमैन। तो हिरोशिमा पर जो 6 अगस्त को हमला हुआ था उसकी याद में हिरोशिमा डे मनाया जाता है हर साल। इस साल 2025 में ये 80 साल पूरे हुए हैं हिरोशिमा न्यूक्लियर अटैक। चर्चा में रहा महानदी वाटर डिस्प्यूट किन 2 राज्यों के मध्य में है? महानदी वाटर डिस्प्यूट ये देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य में। यह रिवर टोटल 858 किलोमीटर लंबी है। छत्तीसगढ़ में 53% इसका हिस्सा बहता है और ओडिशा में 47% ये नदी बहती है। इस नदी के पानी को लेकर विवाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य में है। इसके लिए 2018 में एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था, अंतर्राज्यीय नदी विवाद प्राधिकरण 2018 में बना था। अब ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है कि वो सहमति से इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो महानदी वाटर डिस्प्यूट ये सुर्खियों में था अगस्त में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के मध्य में ये पानी को लेकर, इस नदी को लेकर डिस्प्यूट है। इसरो द्वारा सोकर वैली में होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया। सोकर वैली किस राज्य में स्थित है? तो सोकर वैली की बात करें तो ये लद्दाख में देखने को मिलती है। इसरो ने यहां पर होप एनालॉग मिशन को लॉन्च किया है। देखिए, होप एनालॉग मिशन की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये इसके तहत जैसी मंगल पर परिस्थितियां है, जैसी चांद पर परिस्थितियां, वैसी परिस्थितियां यहां पर क्रिएट की जा रही है और हमारे जो एस्ट्रोनॉट है उनको ट्रेन किया जा रहा है। तो इसरो द्वारा सोकर वैली में होप एनालॉग मिशन को लॉन्च किया गया। ये कहां पर है? लद्दाख में है। बिहार का नया चीफ सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है प्रत्यय अमृत को। देखिए, मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो सीएम के एडवाइजर के रूप में ये काम करते हैं। तो बिहार के नए CS या चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत अपॉइंट किए गए। इंडियन पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं? सत्यपाल मलिक, इनका निधन हो गया अगस्त 2025 में।
ये 3 राज्यों के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, जैसे मेघालय के गवर्नर रहे हैं, गोवा के गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है और जम्मू कश्मीर के भी ये गवर्नर रहे हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी थी, तब तक जब तक वो पूर्ण राज्य था, तब ये आखिरी गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2019 तक। सत्यपाल मलिक, इनका हाल ही में निधन हो गया। ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स मतलब एआई के लिए सबसे ज्यादा अच्छा शहर, एआई के अनुकूल, जहां पर एआई पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, सबसे ज्यादा एआई पर काम किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, इस आधार पर ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स को निकाला जाता है। इसमें इंडिया का ऐसा शहर जो कि टॉप पर रहा, यह बेंगलुरु है। ऑल ओवर अगर हम बेंगलुरु की रैंक देखें इस इंडेक्स में, तो ये 26th रैंक है, पर इंडिया से ये टॉप पर है। अच्छा, टॉप रैंक पर कौन सी सिटी है? तो सिंगापुर पहले स्थान पर, सियोल साउथ कोरिया का शहर दूसरे स्थान पर और बीजिंग चाइना तीसरे स्थान पर रहा। इंडिया का बेंगलुरु 26 रैंक पर है, लेकिन इंडिया से ये टॉप पर है। नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो 9 सितंबर को नेशनल इलेक्शन कमीशन ने वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की डेट को डिक्लेयर किया है। अगर हम इलेक्शन देखें वाइस प्रेसिडेंट का, तो इसके बारे में प्रावधान, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 66 में देखने को मिलता है, 66 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केरला और तमिलनाडु की संयुक्त गणना में कितने नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं? केरला और तमिलनाडु की एक संयुक्त गणना की गई और इसमें पता चला कि दोनों ही राज्यों में 2668 नीलगिरी तहर हैं। नीलगिरी तहर एक तरीके का आपको बकरी के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये बकरी से थोड़ा सा अलग होता है और एक जंगली जानवर है। तो नीलगिरी तहर की गणना की गई केरला और तमिलनाडु के द्वारा। 2668 नीलगिरी तहर दोनों राज्यों में दर्ज किए गए। इनमें से केरल में 1365 और तमिलनाडु में 1303 नीलगिरी तहर हैं। आपको पता है तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी नीलगिरी तहर ही है। संसद ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया है। प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाना है आर्टिकल 356 के तहत, तो ये अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। फरवरी में आपको पता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया था। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो 2 माह के अंदर पार्लियामेंट से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है और फिर वो 6 महीने तक लगाया जा सकता है। फिर 6 महीने में पार्लियामेंट में अनुमति लेकर 3 साल अधिकतम किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो अगस्त मंथ में प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है 6 महीने के लिए मणिपुर राज्य में। नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर किन 2 देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? तो ये जो विवाद है नगोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, ये 2 देशों के मध्य में है, अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य में। इन दोनों के मध्य में ये जो विवाद है, इसको शांति से सॉल्व करने के लिए समझौता हुआ है दोनों देशों के मध्य में, अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य में। विवाद नगोर्नो काराबाख रीजन क्षेत्र को लेकर है। क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग स्मगलिंग होती है ड्रोन के माध्यम से, अदर तरीके से, इसको रोकने के लिए बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा। सीमा पार से पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थ को सप्लाई किया जाता है इंडिया में, तो इनको खत्म किया जाएगा। पंजाब पुलिस का इनिशिएटिव है बाज आंख एंटी ड्रोन सिस्टम। इंटरनेशनल यूथ डे हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। तुवालू कंट्री कहां पर स्थित है? तो तुवालू देश जो कि सुर्खियों में रहा, यह देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशियन में। अच्छा, सुर्खियों में क्यों है पता है? तुवालू वर्ल्ड का पहला ऐसा देश बन रहा है जो प्लान्ड माइग्रेशन करने वाला, मतलब इसकी पूरी जनसंख्या माइग्रेट करेगी किसी और देश में। क्यों? पैसिफिक ओशियन में ये देश है, तुवालू आइलैंड पर एक देश है और ये डूबता जा रहा है समुद्र में, प्रशांत महासागर में। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी ट्रीटी है। ऑस्ट्रेलिया में ये सब
स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले 15-20 साल में माइग्रेट करेंगे सारे के सारे। तो तुलावू पैसिफिक ओशियन का देश है जो कि प्लांट माइग्रेशन करने वाला है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? इंडिया की एसी वंदे भारत ट्रेन जो कि सबसे ज्यादा दूरी तय करेगी, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस 881 किलोमीटर लंबी दूरी ये तय करेगी। अगस्त मंथ में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है जो कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली इंडिया की वंदे भारत ट्रेन है। सुर्खियों में रहा डार्डानेल्स स्ट्रेट किस दो जल निकायों को आपस में जोड़ता है? डार्डानेल्स स्ट्रेट की बात करें तो यह आपस में जोड़ता है सी ऑफ मार्मरा और एजिन सागर को। तुर्की के पश्चिम में सी ऑफ मार्मरा और एजिन सागर को ये कनेक्ट करता है। अभी ये सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि तुर्की ने इस स्ट्रेट को बंद कर दिया था। ये जो जलडमरू मध्य इसको बंद कर दिया था क्योंकि इसके आसपास जंगल में आग लग गई थी, जो तुर्की का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। तो आपातकाल लागू किया गया और जो शिप यहां से गुजरते उनकी रक्षा के लिए डार्डानेल्स स्ट्रेट को ब्लॉक किया था, बंद किया था तुर्की ने। तो सी ऑफ मार्मरा और एजिन सागर को ये कनेक्ट करता है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है डी वाई चंद्रचूड़ को। इंडिया के फॉर्मर सीजीआई रहे हैं डी वाई चंद्रचूड़। इनकी बुक अगस्त में रिलीज की गई, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया किस पुराने एक्ट को प्रतिस्थापित करेगा? देखिए, इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है, ये अब ये लागू किया जाएगा। ये रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को जो कि इंडिया में आज तक चला आ रहा था। तो इसको रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स बिल 2025। पहले वाला कौन से सन का था? 1961। देखिए यहां पर करंट अफेयर मैंने आपको डेली करंट अफेयर में भी, सारे करंट अफेयर में आपको लगातार पढ़ा रहा हूं। यहाँ पर वन लाइनर में भी आपको करंट अफेयर आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन काफी स्टूडेंट का डाउट आता है कि सर हम हमारे जीएस के पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि करंट अफेयर आपने पढ़ा दिया, डेली करंट अफेयर में हमने सुन लिया, सारे करंट अफेयर हमारे डेली करंट अफेयर से आ जाते हैं, हम क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम में। लेकिन हम जीएस के अदर पोर्शन का क्या करें, जो स्टैटिक पोर्शन है उसका क्या करें? तो इसके लिए आप हमारे 100 आवर जीएस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आपके लगभग सभी कवर हो जाएंगे। बहुत ही इजी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये आपको पूरे कवर करवाए गए हैं 100 आवर में। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप इसे ज्वाइन कीजिए इजीली। ओके, इसके अलावा आप एसएससी सीजीएल की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस का आप 10,000 वन लाइनर को लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। 10,000 जीएस के वन लाइनर है, इसमें पूरा जीएस आपको सीजीएल के लिए यहां से कवर हो जाएगा। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हैं, पीवाईक्यूज एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे, आपको ई बुक मिल जाएगी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के लिए। ओके, और 10,000 जीएस के वन लाइनर यहाँ पर आपके एड ऑन हो जाएंगे। तो तीनों की ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसे इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए आप, और डेली करंट अफेयर को रोज वॉच कीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला रोज देखिए, क्योंकि वहीं से आपको पूरा करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट की हो सेंट्रल की हो, वहीं से करंट अफेयर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत में किस संस्था को दिया गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ये जारी करता है इक्वेटर प्राइज को। 2025 में ये भारत में एक संस्था को दिया गया, बीबी फातिमा सेवा स्वयं सहायता संघ। ओके, वैसे देखिए ये जो अवार्ड है ना, इस साल 10 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। 10 ऑर्गेनाइजेशन में से केवल एक इंडिया की है जिसको ये मिला है, बीबी फातिमा स्वयं या स्व सहायता समूह या संघ बोल सकते हैं आप इसको। अवार्ड बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में काम करने के लिए, बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए और इसका उपयोग करते हुए गरीबी को कम करने के लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया है उसको दिया जा सकता है। देता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम है इसका इक्वेटर प्राइज। टेडोंग लोहरुम फाउथ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो टेडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल की बात करें तो यह मनाया जाता है इंडिया में सिक्किम में।
सिक्किम की एक कम्युनिटी है लेप्चा कम्युनिटी, ये अपने यहाँ पर इस त्योहार को मनाती है। और अपने यहाँ पर एक पर्वत है, इनके यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट टेंडोंग, इसकी पूजा करती है। इनका मानना है कभी प्रलय के समय में इस पहाड़ी की सहायता से इनका समुदाय बचा था, जो आज भी अस्तित्व में है। तो लेप्चा कम्युनिटी टेंडोंग लोहरुम फाउथ फेस्टिवल को सिक्किम में सेलिब्रेट करती है। पहाड़ी के नाम पर ही यह टेंडोंग लोहरुम फाउथ त्योहार का नाम पड़ा। भारत सरकार ने हाल ही में टाटो सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 8,146 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। यह परियोजना किस राज्य में बनाई जाएगी? अगस्त में इंडियन गवर्नमेंट ने टाटो सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 8,146 करोड़ रुपए का बजट दिया। यह बनाई जा रही है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश का शियोमी डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक रिवर बहती है शियोम रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। इस नदी पर बनाया जाएगा यह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 700 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की जिसकी कैपेसिटी। टाटो सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? जुलाई मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त में अनाउंस किए गए थे। ये जीता है शुभमन गिल ने, इंडिया के प्लेयर हैं, क्योंकि इन्होंने जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। और विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए घोषित की गई सोफिया डुनक्ले, जो कि इंग्लैंड की फीमेल क्रिकेटर है। तो मेल क्रिकेटर कौन, ये दिया गया शुभमन गिल को। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 के लिए। चर्चित अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये तेलंगाना राज्य में देखने को मिलता है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर? तेलंगाना में। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 2025 में आंसरिंग द कॉल वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे की थीम है, 13 अगस्त। चर्चित टोंगा कंट्री जहां पर 6.2 तीव्रता का अर्थक्वेक आया है, यह कहां स्थित है? टोंगा कंट्री यह हमको देखने को मिलेगी पैसिफिक ओशन में। अभी यहाँ पर 6.2 तीव्रता का एक अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण ये देश सुर्खियों में था। इसकी कैपिटल नुकालोफा, इसकी कैपिटल है, ठीक है, नुकुआलोफा, इसको पढ़ते हैं ऐसा है, नुकालोफा ऐसा पढ़ने में आता है। तो टोंगा देश की ये कैपिटल है। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपनी शताब्दी वर्ष को मनाएगा। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? तो यूपीएससी अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है, 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और 1 अक्टूबर 2026। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में, इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 में, अंग्रेजों के शासन। भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया? इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया है भारत के अहमदाबाद शहर को, गुजरात में। अभी हमने सबमिट किया है अपनी दावेदारी को। अगर दावेदारी इंडिया को मिल जाती है तो 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। आपको पता है 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किए जाने वाले, 4 साल में एक बार होते हैं। लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में किए गए थे, जो 22वां एडिशन था। 23वां एडिशन ग्लासगो में होगा 2026 में, और अगर हमको दावेदारी मिलती है तो 24वां एडिशन 2030 में अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। सुदर्शन चक्र मिशन क्या है जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2025 पर घोषित किया? सुदर्शन चक्र मिशन ये भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर अनाउंस किया है। 10 साल लगेंगे इसको विकसित करने में, 2035 तक ये विकसित हो जाएगा। जैसे S-400 ने हमारे एयर डिफेंस किया था जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो उसी तरीके से हम और ज्यादा एडवांस करेंगे अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को और स्वदेशी रूप से इसको बनाएंगे। तो ये है मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र मिशन। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 15 अगस्त 2025 को इसरो ने अपना 56th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। भारत की स्पेस एजेंसी
स्पेस से जुड़े हुए सारे प्रोग्राम इसरो के द्वारा देखे जाते हैं। तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना, 2025 में 56वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया। गाई यात्रा फेस्टिवल किस देश में मनाया जाता है? गाई यात्रा फेस्टिवल नेपाल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। नेपाल की एक नेवार कम्युनिटी है, वो काठमांडू वैली में इस फेस्टिवल को मनाती है। अगस्त मंथ में इसे मनाया गया था। गाई यात्रा, गाय के मुखौटे पहनकर यात्रा निकाली जाती है, तो इसे कहा जाता है गाई यात्रा फेस्टिवल, नेपाल के काठमांडू में। भारत का फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल वर्षा का प्रयोग किस राज्य में किया गया? ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन करवाई गई है भारत के राजस्थान राज्य, पहली बार इंडिया में। पीएम ई ड्राइव योजना को हाल ही में कब तक के लिए बढ़ाया गया है? अगस्त 2025 में पीएम ई ड्राइव स्कीम को मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। पीएम ई ड्राइव स्कीम सबसे पहली बार ये 29 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी, ताकि इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा सके। जब ये लाई गई थी तो मार्च 2026 तक का टाइम पीरियड था, अक्टूबर 2024 से शुरू हुई मार्च 2026 तक, लेकिन अब इसे मार्च 2028 तक के लिए बढ़ाया गया। इसका बजट 10,900 करोड़ रुपए का है। मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री इसको नोडल मिनिस्ट्री है जो कि इस योजना को संचालित करती है। पार्लियामेंट या लोकसभा में पारित इंडियन पोर्ट बिल 2025 किस अधिनियम का स्थान लेगा या लिया है? तो पार्लियामेंट में इंडियन पोर्ट्स बिल को पास किया गया। ये इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 का स्थान लेगा। अभी तक जो इंडियन पोर्ट्स एक्ट चल रहा था वो अंग्रेजों के शासनकाल का था, इसको रिप्लेस करके इंडियन पोर्ट्स बिल लाया गया है, पास हो चुका है, अब इसको लागू किया जाएगा। तो ये 1908 के कानून को रिप्लेस करेगा। ला गणेशन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? ला गणेशन, इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया है। ये नागालैंड के 16वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे। अगस्त 2025 में ला गणेशन का निधन हो गया, नागालैंड के राज्यपाल के पद पर रहते हुए। तिलिनेक्स एक्सरसाइज के 12वें एडिशन का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है या किया गया? तिलिनेक्स एक्सरसाइज की बात करें तो इसका आयोजन इंडिया और श्रीलंका के मध्य में किया जाता है। तिलिनेक्स का एसएल होता है श्रीलंका और आईएन होता है इंडिया। तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य में आयोजित की जाती है। 14 से लेकर 18 अगस्त तक इसका आयोजन किया जा चुका है श्रीलंका के कोलंबिया नाम के प्लेस पर, शहर में। 2005 में ये एक्सरसाइज दोनों देशों की आर्मी के मध्य में शुरू की गई थी। ठीक है, तो 12वां एडिशन है 2025, इंडिया और श्रीलंका के मध्य में। चक्रवाती तूफान एरिन किस ओशन में बना है? चक्रवाती तूफान एरिन ये आया था अटलांटिक ओशन में। जो उत्तरी और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य में जो कैरेबियन आइलैंड्स हैं, उनके ईस्ट एरिया को इसने इफेक्ट किया था। अटलांटिक ओशन में देखने को मिला चक्रवाती तूफान एरिन। भारत के 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने एस रोहित कृष्णा। ये तमिलनाडु चेन्नई से आते हैं। इनके पहले दिव्या देशमुख भारत की 88th शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। महिलाओं में चौथी शतरंज ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख। ऑल ओवर 88 और अभी अगस्त में 89th चेस ग्रैंड मास्टर बने एस रोहित कृष्णन। वैसे ये भी अगस्त की शुरुआत में ही बनी। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मानसिक स्वास्थ्य राजदूत है ना के रूप में अपॉइंट किया है अभिनव बिंद्रा को मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। आईओसी ने पूरे वर्ल्ड से 9 मेंटल हेल्थ एम्बेसडर अपॉइंट किए हैं, इनमें से इंडिया के एक हैं अभिनव बिंद्रा। हाल ही में चर्चित परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में देखने को मिलता है, हेग में, नीदरलैंड। ठीक है, अब इंडिया को सिंधु घाटी जो जल समझौता ना उसको लेकर इसने एक डिसीजन दिया था। पाकिस्तान क्या इंडिया के खिलाफ चला गया था इस कोर्ट में कि भैया इंडिया सिंधु घाटी या उसकी जो सहायक नदी है उस पर डैम बना रहा है, पानी का गलत तरीके से यूज कर रहा है, तो आप उसके लिए आदेश पारित करो। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इंडिया को बोला था कि पाकिस्तान का जो कहना है वो सही है और इंडिया गलत तरीके से अपने यहाँ पर डैम बना रहा है, इंडिया को रोकना चाहिए, इंडिया अपने डैमों के ऊपर काम रोके
और सिंधु जल संधि का फॉलो करे। तो इंडिया ने इसके जो डिसीजन है ना उसको खारिज खारिज कर दिया। इंडिया ने बोला पहली चीज तो भैया कि जब हमारी संधि हुई थी ना तो पहले ही डिसाइड हुआ था कि इंडिया और पाकिस्तान सर्वसम्मति से डिसीजन लेंगे या फिर वर्ल्ड बैंक इंटरफेयर कर सकता है क्योंकि उसकी मध्यस्थता में हुआ था। तो आपका तो काम ही खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज कि हम 2025 में सिंधु जल संधि को रद्द कर चुके हैं, तो अब हम उसकी डिमांड मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सुर्खियों में था, इंडिया ने करारा जवाब दिया था इसको। तो इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में देखने को मिलता है। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट, इसे शुरू किया है साउथ अफ्रीका। भारत ने डीप सी मिशन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर में 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। डीप सी मिशन भारत में कब शुरू किया गया था? तो डीप सी मिशन को इंडिया ने शुरू किया था 2021 में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है और 4077 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित किया गया। एक्चुअल में देखिए डीप सी मिशन की हम बात करते हैं ना कि ये मिशन क्या है, तो इस मिशन के तहत भारत गहरे पानी में 6000 मीटर गहराई में समुद्र में जाएगा और समुद्र का अध्ययन करेगा, दुर्लभ धातुओं की खोज करेगा। तो इसके तहत इंसानों को तैयार करना पड़ेगा डाइव के लिए। तो 5002 मीटर की मानव युक्त डाइव लगाई है इंडिया ने अटलांटिक महासागर में और एक रिकॉर्ड बनाया है, इंडियन रिकॉर्ड, इतनी गहरी डाइव का। 2021 में डीप सी मिशन को लॉन्च किया गया। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता मनिका विश्वकर्मा ने। यह दूसरा ही एडिशन है 2025 में। आयोजन अगस्त में किया गया था राजस्थान के जयपुर में और इसका खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीत लिया। अब ये मिस यूनिवर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी 2025। अब ये मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब। रसोई में इस्तेमाल होने वाले तेल से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने के लिए इंटरनेशनल कोर्सिया सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? तो ये कंपनी बनी है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे कोर्सिया सर्टिफिकेट दिया गया है। 130वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 संशोधित करेगा आर्टिकल 75 को। किसको संशोधित करेगा? आर्टिकल 75 को संशोधित करेगा। इसके तहत पता है क्या किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी मंत्री है, चाहे पीएम, अदर मंत्री सेंट्रल में, स्टेट में सीएम और अदर मंत्री, अगर ये 30 दिन से ज्यादा अरेस्ट में रहते हैं किसी ऐसे केस में जिसमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा का प्रावधान है और वो 30 दिन तक अगर कैद में रहते हैं, अरेस्ट में रहते हैं, तो फिर 31वें दिन उनको उनके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ये प्रावधान अगर ऐड किया जाएगा तो ये आर्टिकल 75 में ऐड होगा, क्योंकि मंत्रियों से संबंधित उपबंध आर्टिकल 75 में है, केंद्र के मंत्रियों से संबंधित, तो इसमें चेंज होगा। लोकसभा द्वारा पारित आईआईएम अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत भारत का 22वां आईआईएम कहां स्थापित किया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंडिया का 22वां बनाया जाएगा गुवाहाटी, असम में। इसके लिए 555 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2029-30 के फाइनेंशियल ईयर तक, मतलब लगभग 5 साल। तो 555 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया। 22वां आईआईएम होगा इंडिया का गुवाहाटी, असम में। नेशनल स्पेस डे हर साल कब मनाया जाता है? देश में हर साल नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2024 को 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था। उसके लिए अनाउंस किया गया था नेशनल स्पेस डे और पहली बार मनाया गया 2024 में और अब 2025 में दूसरी बार मनाया गया। लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? पार्लियामेंट में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पास किया गया और हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स जितने भी है उन पर प्रतिबंध लगा दिया। ड्रीम 11 है ना, माई सर्कल ऐप और जितने भी हैं ऐसे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बैन को ना मानने पर 3 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। तो यह ऑनलाइन गेमिंग बिल है 2025 का। हार्मफुल ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में टॉप पर रहा स्विट्जरलैंड। ये जो इंडेक्स है ना, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा देश कितना ज्यादा इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहा है, वर्ल्ड को कॉम्पिट कर रहा है, इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में 2025 में 69th कंट्रीज को रैंक दी गई। इंडिया को 41th रैंक पर रखा गया 2025 में। लास्ट ईयर इंडिया 39th रैंक पर था, मतलब 2 रैंक की गिरावट हुई है। टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा, सेकंड पर सिंगापुर और थर्ड पर रहा हांगकांग वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में। और इंडिया की रैंक क्या है? 41। चर्चा मेरा लिपुलेख पास किन दो देशों को जोड़ता है? लिपुलेख पास जोड़ता है इंडिया और चाइना के तिब्बत को। रिसेंटली इंडिया और चाइना के मध्य में सहमति बनी है कि इस पास को फिर से ट्रेड के लिए खोला जाएगा दोनों देशों के मध्य में। उत्तराखंड में देखने को मिलता है। उत्तराखंड में 16,780 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है लिपुलेख पास। 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। यह आयोजन इस मंथ होगा 22-23 सितंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। 28th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस। चर्चित 1200 मेगावाट की कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां स्थित है? 1200 मेगावाट का कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। लोकेशन देखें तो अरुणाचल प्रदेश के अंजौर डिस्ट्रिक्ट में है, लोहित नदी पर, ब्रह्मपुत्र की सहायक है लोहित नदी। 1200 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। 13,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए तक इसकी कॉस्ट आएगी। इस पर काम शुरू किया जा रहा है। तो कलाई सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सुर्खियों में है। 1200 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर बनाया जा रहा है। ड्रैक पैसेज जहां पर 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, किसके बीच में स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं ड्रैक पैसेज की, तो ये एक वाटर बॉडी है जो कि हमको अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखने को मिलती है। साउथ अमेरिका के दक्षिण में और अंटार्कटिका के उत्तर में ड्रैक पैसेज एक वाटर बॉडी है जहां पर अभी अर्थक्वेक आया था और इसके कारण ये सुर्खियों में रहा था। अगर देखिए उत्तर में साउथ अमेरिका और दक्षिण में अंटार्कटिका है। अगर हम पूर्व पश्चिम देखें तो पूर्व में इसके देखने को मिलेगा हमको अटलांटिक महासागर, और पश्चिम में आएंगे तो पैसिफिक ओशन का हमें दक्षिण हिस्सा देखने को। तो इस तरीके से ये डिवाइड किया जा सकता है। बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है भारत के बिहार राज्य में। अभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के बक्सर में इसकी पहली यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। 2 यूनिट है जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। मतलब एक यूनिट की विद्युत उत्पादन क्षमता अगर हम देखें तो कितनी हो जाना चाहिए? 660 मेगावाट। ठीक है, देख लेना एक बार, गणित सही हो। 660 मेगावाट का पहला जो यूनिट है उसका इनॉग्रेशन किया भारत के पीएम ने। सेकेंड बन रहा है ये बक्सर थर्मल पावर प्लांट, बक्सर जिले में बिहार में 14,390 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 2019 से ये बनाया जा रहा है। तो पहले यूनिट का इनॉग्रेशन बिहार में किया गया। अलग राज्य टिपरा लैंड की डिमांड किस राज्य में की जा रही है? एक अलग राज्य टिपरा लैंड की डिमांड की जा रही है भारत के त्रिपुरा राज्य में, वहां की लोकल कम्युनिटी के द्वारा। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए योयो टेस्ट के साथ किस नए टेस्ट को मंजूरी दी है? तो अब खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए 2 टेस्ट किए जाएंगे। एक योयो टेस्ट पहले से हो रहा था और इसके अलावा ब्रोंको टेस्ट भी किया जाएगा क्रिकेट में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में तीसरी बार लगातार किसे चुना गया? तीसरी बार लगातार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने अजय सिंह। टाइफून काजिकी किस महासागर में आया है? तो टाइफून काजिकी साउथ चाइना सी में देखने को मिला। वेस्ट पैसिफिक ओशन का एरिया है। इसने चाइना, वियतनाम ऐसे देशों का भी प्रभावित किया था टाइफून काजिकी। तो साउथ चाइना सी या वेस्ट पैसिफिक ओशन में यह देखने को।
इंद्रनील भट्टाचार्य को एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नया सदस्य नियुक्त किया गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। इनमें से इंद्रनील भट्टाचार्य को नया एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है। गौहर सुल्ताना जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट किया है, किस खेल से संबंधित है? गौहर सुल्ताना एक इंडियन फीमेल क्रिकेटर है जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। यह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से आती है, हैदराबाद की रहने वाली। वैसे आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, पर यह अब हैदराबाद हमें तेलंगाना में देखने को मिलता है। फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंट कप के 134वें एडिशन का खिताब किसने जीता? तो फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरंट कप 134वां एडिशन का खिताब जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। फाइनल खेला गया था कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में। किसके मध्य में? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और डायमंड हार्बर के मध्य में। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड हो जाता है विनर और डायमंड हार्बर हो जाता है इसमें रनर अप। ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। 1888 में हिमाचल प्रदेश के शिमला से ये शुरू हुआ था और 2025 में 134वां एडिशन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपने नाम किया। इंडियन आर्मी द्वारा आर्मी एंड सिविलियन एजेंसीज के बीच तालमेल और सहयोग स्थापित करने के लिए समन्वय शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो इंडियन आर्मी ने आर्मी और सिविल जो एजेंसी है उनके मध्य में तालमेल बिठाने के लिए समन्वय शक्ति का आयोजन किया असम और मणिपुर में। एक एक्सरसाइज से अगर डिजास्टर आता है कोई भी इन दो राज्यों में तो वहां की जो गवर्नमेंट एजेंसी से आर्मी है उनको कैसे कॉपरेशन करना है इनके बारे में ट्रेनिंग की गई असम और मणिपुर राज्य में। नेशनल बॉर्डर फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई। अब इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग कितना हो गया है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इसका टोटल एरिया हो गया है 3629 वर्ग किलोमीटर। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो गया वेस्ट बंगाल में। मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब एवलिन निम मोहम्मद साले ने जीता। यह किस देश से संबंधित? मिस ओशियन वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? एवलिन निम मोहम्मद साले है। यह बिलोंग करती है साउथ सूडान से और यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था यह आयोजित किया गया था जयपुर में राजस्थान में। और यहीं पर रहने वाली इंडिया की पारुल सिंह फर्स्ट रनर अप रही है मिस ओशियन वर्ल्ड में। विनर कौन? एवलिन निम मोहम्मद साले, दक्षिणी सूडान की रहने वाली। द्रुबजा पाइपलाइन किस देश में स्थित है? तो द्रुबजा पाइपलाइन रशिया की पाइपलाइन है जिससे रशिया ऑयल सप्लाई करता है हंगरी स्लोवाकिया जैसे देशों को। अभी ये सुर्खियों में इसलिए थी क्योंकि यूक्रेन ने इस पर अटैक कर दिया था, ड्रोन अटैक, जिसमें द्रुबजा पाइपलाइन काफी जगह से डैमेज हुई और ये जो क्रूड ऑयल सप्लाई है ये प्रभावित हुआ था। इसीलिए द्रुबजा पाइपलाइन यहाँ पर हमने कलेक्ट किया है। रशिया की ऑयल पाइपलाइन है। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 की मेडल टेली में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? पहला खेलो इंडिया वाटर गेम्स आयोजन कहां हुआ है जानते? जम्मू कश्मीर की डल लेक पर। और फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश ने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में 18 मेडल अपने नाम किए। 18 मेडल में 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सेकंड पर रहा ओडिशा 10 मेडल के साथ और थर्ड पर रहा केरला 7 मेडल के साथ। जम्मू कश्मीर की डल झील पर आयोजित किया गया खेलो इंडिया वाटर गेम्स मेडल टेली में टॉप पर मध्य प्रदेश राज्य रहा है। अक्टूबर में आयोजित होने वाले 68 तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो अक्टूबर में 68 तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाने वाला है बारबाडोस के ब्रिज टाउन नाम के शहर में। और इसमें जो इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है उसका नेतृत्व करेंगे हमारे लोकसभा स्पीकर जिनका नाम है ओम बिरला। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए श्रीनिवासन के स्वामी। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इनके जीवन पर आधारित बुक का नाम क्या है?
चेतेश्वर पुजारा इंडियन क्रिकेटर है, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इनके जीवन पर एक बुक लॉन्च की गई थी कुछ समय पहले ही, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, जो इनकी पत्नी ने लिखी है, पूजा पुजारा ने। इसमें चेतेश्वर पुजारा के संघर्ष कैसे रहे, उनका जीवन कैसा रहा, इसके बारे में लिखा गया है, द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। अजय कुमार भल्ला, जिन्हें नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया, किस राज्य के राज्यपाल है? तो ला गणेशन का नागालैंड के राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हो गया था। उसके बाद नागालैंड का एडिशनल चार्ज दिया गया अजय कुमार भल्ला को। यह वर्तमान में मणिपुर राज्य के राज्यपाल के पद पर है। मणिपुर के 22वें गवर्नर हैं। नागालैंड का एडिशनल चार्ज अभी संभाल रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण रूस के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी थी? अगस्त में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया था रशिया के कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, जिसके कारण यहां पर आग लग गई थी। यूरोपीय यूनियन और काफी अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने चेतावनी भी जारी की थी कि भैया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक मत करो, सब बर्बाद हो जाएगा पूरा यूरोप में। तो अभी कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट सुर्खियों में था, रशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन सा देश ऑफिशियली शामिल हुआ है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें ऑफिशियली शामिल हुआ है नेपाल। अभी तक ऑफिशियली 5 मेंबर कंट्री है इंडिया के साथ, नेपाल छठा मेंबर बना है ऑफिशियली। ठीक है, अप्रैल 2023 में इस संस्था की स्थापना भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही की गई। इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करेगा। इस रॉकेट का नाम क्या है? इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे लूनार मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल नाम दिया गया, LMLV। हाल ही में चर्चित किलाउआ वॉल्केनो कहाँ स्थित है? किलाउआ वॉल्केनो हवाई आइलैंड पर देखने को मिलेगा, जो कि यूएसए का एक आइलैंड है और इसकी लोकेशन पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, यहाँ पर किलाउआ वॉल्केनो वर्ल्ड के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में आता है। अगस्त में इसमें विस्फोट हुआ था, उद्गार हुआ था, इसके कारण ये सुर्खियों में था। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में किन दो प्रोजेक्ट को 17A स्टिल्थ फ्रिगेट्स को एक साथ कमीशन किया गया? इसके बारे में मैंने आपको बताया था, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ये दो स्टिल्थ फ्रिगेट्स है जिन्हें प्रोजेक्ट 17A के तहत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इंडियन नेवी को सौंपा गया। एक्सरसाइज मैत्री का 14th एडिशन किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज मैत्री अभी ये चल रही है, शुरू हो चुकी है। 1 से लेकर 14 सितंबर तक उमरोई के मेघालय में आयोजित की जा रही है, इंडिया और थाईलैंड के मध्य में। इंडिया और थाईलैंड के मध्य में इसका आयोजन किया जाता है। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2024 में 13वां एडिशन थाईलैंड में हुआ था और अब 14th एडिशन आयोजित किया जा रहा है मेघालय के उमरोई में। एक्सरसाइज मैत्री इंडिया और थाईलैंड के मध्य में आयोजित की जाती है। शिवकिला पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जहां से हाल ही में इंडिया चीन व्यापार पुनः शुरू होने की सहमति मिली है? तो शिवकिला पास की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर नाम के जिले में स्थित है। यहां से एक तो लिपुलेख पास की हमने बात की थी उत्तराखंड में, यहां से भी इंडिया और तिब्बत के रूट जाता है, तो इंडिया और चाइना के मध्य में ट्रेड के लिए सहमति बनी। इसके अलावा शिवकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश से तिब्बत को कनेक्ट करता है, तो इस पास को खोलने के लिए भी दोनों के मध्य में सहमति बनी है। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर नाम के जिले में देखने को मिलता है। भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन इंडियन स्पेस स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? इसरो ने और इंडियन गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि वो अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन इंडियन स्पेस स्टेशन 2035 तक स्थापित कर लेंगे। ठीक है, भारत ने पेरिस समझौते के तहत नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत ने पेरिस समझौते के तहत नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का निर्माण किया है, जिसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन ट्रेड का प्रबंधन करना, कार्बन मार्केट को कंट्रोल करना, उसका प्रबंधन करना। लिथुआनिया का नया पीएम किसे चुना गया है? लिथुआनिया जो कि एक यूरोपीय देश है, इसकी नई पीएम के रूप में अपॉइंट की गई इन्गा रुगिनियन। ठीक है, महिला है इन्गा रुगिनियन, जो कि लिथुआनिया की नई पीएम अपॉइंट की गई अगस्त 2025 में।
वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में इंडिया ने टोटल 8 मेडल अपने नाम किए। यह आर्चरी चैंपियनशिप कनाडा के विनिपेग शहर में आयोजित की गई थी। 19वां एडिशन इसका 2025 में आयोजन किया गया। इसमें मेडल टेली में साउथ कोरिया पहले स्थान पर 17 मेडल के साथ, सेकेंड पर इंडिया रहा 8 मेडल के साथ, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हमने जीते हैं। फिर थर्ड पर रहा यूएसए 6 मेडल के साथ। तो इंडिया सेकेंड प्लेस पर रहा 8 मेडल के साथ। वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2025 कनाडा के विनिपेग शहर में इसका आयोजन किया गया। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, जो कि हॉकी के जादूगर है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया कब? 29 अगस्त को। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के कॉप 15 सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के कॉप 15 मतलब 15वें समिट का आयोजन किया गया जी बॉम्बे के विक्टोरिया फॉल्स नाम के शहर में। संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया गया? बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है इंडिया और सिंगापुर के मध्य में। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी एक्सरसाइज की। इस साल इसका आयोजन किया गया राजस्थान के जोधपुर में, दोनों देशों की सेना के मध्य में। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर की सेना के मध्य में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। रवांडा के नए पीएम किसे नियुक्त किया गया? रवांडा एक अफ्रीकी देश है। इसके नए पीएम जस्टिन नसेनग्यूम्वा, इनका पूरा नाम है जस्टिन नसेनग्यूम्वा, रवांडा के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। झारखंड राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? झारखंड राज्य पर्यटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी एक्स क्रिकेटर, झारखंड के रांची के ही रहने वाले हैं, तो इन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है राज्य टूरिज्म का झारखंड ने। भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहां लॉन्च की गई? इंडिया की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल को लॉन्च किया गया तमिलनाडु के तुतीकोरिन एयरपोर्ट पर। किया क्या जाएगा? कोई एक एयरपोर्ट, जैसे तुतीकोरिन एयरपोर्ट है तो इसके आसपास जो तुतीकोरिन जो एयरपोर्ट का शहर है, उस शहर में कौन सा लोकल प्रोडक्ट सबसे ज्यादा फेमस है, उसको इस एयरपोर्ट के माध्यम से एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, यहां पर सेल किया जाएगा ताकि एक्सपोर्ट बढ़े लोकल प्रोडक्ट का और इंटरनेशनली उसे पहचान मिले। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल को शुरू किया गया तमिलनाडु के तुतीकोरिन को। अगर ये सक्सेस होता है तो इंडिया के अदर एयरपोर्ट पर भी इसे लागू किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा मंथली करंट अफेयर रैपिड रिवीजन का। फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली इंडियन बनी है दिव्या देशमुख। इंडिया की 88th शतरंज ग्रैंड मास्टर भी बनी है। देखिए, जॉर्जिया के बाटुमी नाम के शहर में फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था। यहां पर भारत की दिव्या देशमुख ने इंडिया की कोनेरू हम्पी को ही हराया और इस टूर्नामेंट को जीता है, इस चेस चैंपियनशिप को जीता है। आपको पता है पहली बार कोई इंडियन इसको जीत कर लाया है। विमेन है, विमेंस चेस वर्ल्ड कप है तो कोई विमेन पहली बार जीती है इंडिया की फिडे विमेंस चेस वर्ल्ड कप 2025। दिव्या देशमुख ने जीता, इसे जीतने वाली पहली इंडियन, और इसी के साथ ये इंडिया की 88th शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी और इंडिया की चौथी फीमेल शतरंज ग्रैंड मास्टर। पहली कौन थी फीमेल में पता है? कोनेरू हम्पी, जिनको हराया दिव्या देशमुख। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर हमने आज के मंथली करंट अफेयर के वन लाइनर में टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए हैं, रैपिड रिवीजन किया सभी क्वेश्चन का। अगस्त 2025 के टॉप 100 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जो कि आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, तो चेकआउट कीजिए। हम मुलाकात करेंगे फिर नए किसी अदर वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
जय हिंद, जय भारत।